जो ज़रात हैं उनके अंदर भी आप दुनिया को देख सकते हैं। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर। तो ऑगरीज बेसिकली कहते हैं कि अ साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। और अब आप अगर हम इस पोएम के अंदर देखें तो आपको यूनिवर्सल मीनिंग्स नजर आएंगे। ठीक है, फिर वो कहता है कि होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड एटर्निटी इन एन और वो कहता है कि आपके पाम ऑफ हैंड के अंदर ही इन्फिनिटी है, यानी कि आपकी जो किस्मत है वो आपके हाथों में है। एंड एटर्निटी इन एन और एक और के अंदर एटर्निटी है। देयर इज मतलब वो एटर्निटी, एटर्नल किसे कहते हैं जो हमेशा रहने वाला होता है, एक एंडलेस टाइम होता है। तो एक और के अंदर ही एक एंडलेस टाइम होता है, यानी कि ये इंसान के अपने हाथ का कमाया हुआ होता है, वो जो करना चाहता है वो कर डालता है। तो आपके हाथ के अंदर वो ताकत है। ठीक है, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, कि आप लिमिटलेस वर्क कर सकते हैं, लिमिटलेस एफर्ट्स कर सकते हैं। यू कैन अचीव एनीथिंग, यानी कि आप अपनी किस्मत, अपनी जो फॉर्च्यून है, यू कैन राइट फॉर्च्यून बाय योर ओन हैंड्स। ठीक है, आप अपने मिजाज से, अपनी मेहनत से, अपने ही सोच से अपनी जिंदगी बनाते हैं। वो कहते हैं ना, सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। तो सोच बदलती है तो एक्चुअली जिंदगी बदलती है। तो यहाँ पे भी वो कहते हैं कि ये इंसान की अपने हाथों की, मतलब हाथों की लकीरें नहीं होती, बल्कि इंसान अपनी जिंदगी और अपनी किस्मत जो है वो खुद बनाता है। एंड इटर्निटी इन एन और वही और जो कि आम हमें नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं और को हम एटर्नल बना सकते हैं बाय आवर ओन एफर्ट्स। तो एटर्निटी इन एन यानी कि दुनिया में देखिए हर इंसान को बहुत सा वक्त मिलता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं अपने हर सेकंड को एटर्नल बना लेते हैं। राइटिंग पोइट्री इज एन एटर्नल। अब देखें ना, ये विलियम ब्लेक ने एक पोइट्री, एक पीस ऑफ पेपर ही, मतलब एक पीस ऑफ आर्ट है, लेकिन दैट इज द इटर्नल। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं और एटर्नल, उनकी वो जो मेहनत होती है उसका जो सिला होता है वो एटर्नल हो जाती है। क्या है वो इंट्रोडक्टरी लाइंस के अंदर इंसान की सोच, कायनात की लिमिटलेस जो हदूद हैं उसको, बाउंड जो लिमिटलेस बाउंड्रीज ऑफ द यूनिवर्स है उसको डिस्क्राइब करता है। नॉट ओनली द बाउंड्रीज ऑफ यूनिवर्स, ही इज कंसीडरिंग his own imaginative power towards, not only towards the heaven but towards the earth too. At first, in the first two lines, what he is saying, he is comparing and contrasting the two words। मतलब एक तरफ वो पूरी यूनिवर्स को, पूरी वर्ल्ड को कह रहा है कि ग्रेन ऑफ सैंड से नजर आता है, दूसरी तरफ वो हेवन एंड यूनिवर्स की बात करता है, यानी कि दुनिया और आखिरत की बात करने जा रहा है वो अगली लाइंस के अंदर। फिर नेक्स्ट टू लाइंस के अंदर वो इंसान की कमाई की बात करता है। वो कहता है कि इंसान जो बोता है वही काटता है, कहने का उसका मकसद यही है। ठीक है, तो अब आगे आगे हम देखेंगे कि वो किस तरीके से हेवन एंड द वर्ल्ड, इन दोनों को वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है। वो यूनिवर्स का ये जो कॉन्सेप्ट है, द हेवन एंड हेल कॉन्सेप्ट, हाउ इज ही इज कंट्रास्टिंग एंड कंपेयरिंग दीज टू कॉन्सेप्ट्स टुगेदर। एंड व्हाट इज द गुड एंड इवल एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज गुड एंड इवल वर्क्स। ठीक है, वो कहता है ना अपने हाथ की कमाई होती है इंसान की, वो ही एटर्नल हो जाते हैं, यानी कि आपने जो आज बोया है वो आप कभी ना कभी काटेंगे। एक्चुअली वो इस सेंस में बता रहे हैं, होल्ड इंफिनिटी इन द palm of your hand। These four lines are the introductory lines in this whole line। He is saying कि what I have done today in a second I have to pay back for it। ठीक है, अब वो चाहे राइट है तो उसका राइट ही उसके, अगर मैंने राइट कोई भी काम किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी राइट होंगे, अगर मैंने रॉन्ग काम किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी वर्स्ट होंगे। इसी तरीके से इफ आई हैव डन गुड डीड्स इन माय लाइफ आई विल achieve the my all prizes in my heaven। And if I have done the cruel and evil works in my life, or practice or evil practices in my whole life, then I will go to hell and I have to face that dilemma there। तो यहाँ पे वो यही चीज बता रहा है कि अगर देखें, अगर मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, लाइक अल्लाह ताला जो है वो हमें जजा देता है, और अगर हम बुरा करते हैं तो अल्लाह ताला हमें सजा देता है। और ये हमारा, वो कहते हैं ना कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बड़े काम। तो आपका हर लम्हा जो हम गुजारते हैं, हर सांस जो हम गुजारते हैं,
उसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये और बात है कि इंसान जो है ना, उसने दुनिया की जिंदगी को मजाक बना के रखा हुआ है, लेकिन हमारा एक एक लम्हा हमें पे बैक करता है। ठीक है, आप देखें ना, जिंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं 16 साल की उम्र में वो इतने बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। द रीजन उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ जी होती है। ठीक है, और बहुत जल्दी वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। और बाज लोग होते हैं आजकल, जैसे ये हमारा डिग्री का एक वो चला हुआ है कि बस डिग्री, उसके बाद एक और डिग्री, फिर उसके बाद एक एमए, फिर 2 एमए, 3 एमए, करते करते 40 45 50 साल गुजर जाते हैं और वो डिग्री तक ही रहते हैं, हम किताबों तक ही रहते हैं, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ तो फिर स्टार्ट नहीं हुई ना। तो इट मीन्स कि दैट इज द थिंग। और फिर डिग्री हम क्यों हासिल करते हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम जॉब, और कि जी हमें कोई जॉब मिलेगी और फिर हम दुनिया को बता देंगे कि पता नहीं हमने क्या काम कर लिया है। जॉब करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी होती है। अच्छी जिंदगी गुजारना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा इंसान बनना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इफ वी विल डू गुड, ठीक है, तो वी डू गुड हैव गुड। ठीक है, और अगर हम बुरा करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज्यादा वर्स्ट होंगे, नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड बट बल्कि इस दुनिया के बाद भी, here not only here in this world but hereafter too, we will face the consequences and we will face the dilemma। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो एटर्निटी इन एंड और की बात कर रहा है, यानी कि हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसे लम्हात होते हैं। देखिए इंसान की जिंदगी जो है ना, इंसान का जो अमल होता है ना, जैसे मैं हूँ ना, मेरा साया जो होता है, इंसान का साया डबल होता है। इसी तरीके से इंसान के हर अमल का साया बहुत लंबा होता है। कहने को वो एक लम्हे का अमल होता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं उनके साए बहुत लंबे होते हैं। बाज़ औक़ात आपकी एक छोटी सी नेकी आपकी जिंदगी बना जाती है, और बाज़ औक़ात आपकी एक छोटी सी गलती, छोटी सी खामी आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। अब आप अंदाजा करें कि कुछ अमाल हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनकी शेडोज बहुत लंबे होते हैं, जिनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत वर्स्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब वो गुड भी हो सकते हैं और वो वर्स्ट भी हो सकते हैं। इसलिए वो शायर कहता है ना, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बड़े काम। कि इतना आहिस्ता सोच के कदम रखें कि हमारी अमाल का जो साया होता है ना, वो बहुत लंबा होता है। ठीक है, आवर प्रैक्टिकल लाइफ इज नॉट अ गेम ऑफ फन, it is a game of practice, it is a game of the practical world. We have to face the dilemma and very consciously we have to act upon each and every जो भी हमारे सामने नजर आ रहा है, हमें जो भी कुछ नजर आता है, तो हमें उसको बहुत सोच के समझ के इन सारी चीजों को लेके चलना होता है। अदरवाइज लाइफ इज नॉट अ फन चीज। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वो कहता है आ रॉबिन ब्रेस्ट इन अ केज, कि जब अगर हम एक रॉबिन ब्रेस्ट को सॉरी रॉबिन रेड ब्रेस्ट इन अ केज, ठीक है, अगर हम रॉबिन को केज के अंदर बंद कर देंगे तो पुट ऑल हेवन इन द रेज, तो वो तमाम हेवन को रेज में डाल देगा। अ डव हाउस फिल्ड विद डव्स एंड पिजन, एक डव हाउस जिसके अंदर डव्स एंड पिजन्स को एंट्रैप कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, कॉट कर लिया जाता है। शडर्स हेल थ्रू ऑल इट्स रीजन्स, तो उसकी वजह से हेल भी अपने शडर होके रह जाती है। अ डॉग स्टार्व एट हिज मास्टर्स गेट प्रिडिक्ट द रुइन ऑफ द स्टेट, और एक डॉग जो होता है जो अपने मास्टर गेट के सामने, यानी कि अपने जो भी उसका ऑनर होता है उसके गेट के सामने जो है भूखा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरी स्टेट जो है वो प्रिडिक्शन है कि पूरी स्टेट रुइन होके रह जाएगी। जब एक मास्टर का जो कुत्ता होता है वो स्टार्व हो रहा होता है, वो भूखा मर रहा होता है। अ हॉर्स मिसयूज्ड अपॉन रोड कॉज टू हेवन फॉर ह्यूमन ब्लड, और अगर एक हॉर्स जो है अगर उसको मिसयूज किया जाता है रोड के ऊपर, तो उसकी कर्सेस की वजह से क्या होता है, कॉज टू हेवन फॉर ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड भी उसके नतीजे में क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है कि ह्यूमन ब्लड भी फिर जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि लोग जो हैं उनको उनका कत्लेआम शुरू हो जाता है। ईच आउटक्राई ऑफ 100 हेयर अ फाइबर फ्रॉम ब्रेन डस्ट हेयर, और ये जो जब हम हेयर को यानी कि एक जो क्या कहते हैं खरगोश होता है उसको हंट करते हैं, आउटक्राई ऑफ द हंटेड हेयर, तो फिर क्या होता है, हमारी टॉर्मेंट कर देता है माइंड की
माइंडेड कॉन्साइंशियस पर्सन, ठीक है, एक इंसान के कॉन्शियस को वो टॉर्मेंट करके रख देती है वो क्राई, जो कि एक हंटेड हेयर, जब हम एक हेयर को हंट करते हैं, क्योंकि बिकॉज हंटिंग हेयर इज प्रोहिबिटेड इन क्रिश्चियनिटी। तो यहाँ पे वो वही चीज बता रहा है कि ये जो प्रोहिबिटेड वर्क्स हैं, अगर हम ये प्रोहिबिटेड जो भी चीजें अगर हम अपनी जिंदगी में करेंगे तो क्या होगा, हमारे माइंड्स जो हैं उनका जो सुकून है, उनका पीस ऑफ द माइंड है, वो शैटर होके रह जाएगा। और हमारे माइंड जो है, वो जो कॉन्साइंशियस पर्सन माइंड माइंड है, वो सब क्या होके रह जाएंगे, टॉर्मेंट होके रह जाएंगे। A fiber, a style are wounded in wing, a cherubim does cease to sing। शेरबम जो है वो एंजल को कहते हैं, ठीक है। और वो कहता है कि अगर जो है स्काईलार्क को जो है मतलब उसको जख्मी किया जाता है, उसके विंग्स यानी कि उसका भी शिकार किया जाता है, उसको भी हंट किया जाता है, तो उससे क्या होता है, जो एंजल्स होते हैं वो सिंग करना छोड़ देते हैं। द गेम कॉक क्लेप्ड एंड आर फॉर फाइट डज द राइजिंग सन अपराइट। और ये जो गेम कॉक है, आपको पता है ये जो गेम कॉक क्लिप, यानी कि अब यहाँ पे देखिए ऑन फॉर फाइट, ठीक है। आपने कभी देखा होगा ये जो मुर्गे लड़वाते हैं, लोग अक्सर देखे वो मुर्गे लड़वा रहे होते हैं आपस में ना, तो उनके जो पंजे होते हैं ना उसमें उनको आर्म्ड किया होता है। वो जो मुर्गे लड़ रहे होते हैं ना वो पंजों से लड़ते हैं। एक्चुअली मुर्गा वैसे भी पंजों से ही लड़ता है, लेकिन उसके पंजों में ना उन्होंने उनको आर्म्ड किया होता है ताकि दूसरा मुर्गा जख्मी हो जाए, और बाज़ औक़ात मुर्गे मर भी जाते हैं, और ये हराम है। दैट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड इन द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड एज वेल एज इन इस्लाम, ठीक है, दैट इज हराम। तो वो कहते हैं ये जो गेम कॉक क्लिप्ड है, कि क्लिप करके जो आप हम गेम कॉक करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, एंड आर्म फॉर फाइट एंड वी मेड देम रेडी फॉर फाइट विद देयर आर्म एंड आर्म देम डज द राइजिंग सन अफ्राइड। तो उससे क्या होता है कि राइजिंग सन जो है अफ्राइड हो जाता है, यानी कि सूरज की जो गर्मी होती है वो अपनी शिद्दत को पड़ जाती है, यानी कि सूरज भी अफ्राइड होकर रह जाता है, सूरज भी वंडर होकर रह जाता है। every wolf and lion's howl raises from hell a human soul। और हर वोल्फ और हर लायन की जो हाउल होती है वो एक ह्यूमन सोल को हेल में रेज कर देती है, ठीक है। यानी कि हम अगर जानवरों को कैद कर देंगे पिंजरों में तो फिर क्या होता है कि एक एक ह्यूमन सोल जो है वो हेल में रेज होना शुरू हो जाती है। यानी कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि वी हैव टू, मतलब हमें हेल की जो शिद्दत है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। द वाइल्ड डियर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर कीप द ह्यूमन सोल फ्रॉम केयर। और ये जो वाइल्ड डियर है जो कि यहाँ और वहाँ वॉन्डर करते हैं, कीप द ह्यूमन सोल फ्रॉम द केयर, यानी कि इफ वी कीप द एनिमल्स इन फ्री, मतलब अगर हम उनको फ्री छोड़ देते हैं, वी लेट देम गो एंड फ्री इन द फॉरेस्ट एंड डोंट कॉट देम और एंट्रैप देम इन द केजेस, देन क्या होता है, ह्यूमन सोल फ्रॉम केयर, कीप द ह्यूमन सोल फ्रॉम केयर। तो उससे क्या होता है, ह्यूमन सोल जो है वो कीप द ह्यूमन सोल फ्रॉम केयर, यानी कि ह्यूमन सोल एक पीस में आ जाती है जब वाइल्ड डियर जो है वो वॉन्डर हियर एंड देयर, यानी कि अपनी आज़ादी से फुल फ्रीडम के साथ इधर और उधर जाता है। द लैंड मिसयूज ब्रीड पब्लिक स्ट्राइफ। और वो लैंड जिसको मिसयूज किया जाता है ब्रीड पब्लिक स्ट्राइफ, तो उसकी वजह से क्या होता है, पब्लिक स्ट्राइफ्स होती हैं, यानी कि लोगों के आपस में जो है वो फसाद शुरू हो जाते हैं। एंड येट फॉरगिव्स द बुचर नाइफ। और फिर येट फॉरगिव्स द बुचर नाइफ के, और वो फिर फॉरगिव कर देता है उस बुचर नाइफ को। द बैड डेट। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज मीन बाय द बुचर्स नाइफ। एक लैम्प जिसको कि मिसयूज किया जाता है, ठीक है, वो कहता है वो दैट ब्रिंग्स कर्स ऑन पीपल, लेकिन वो फॉरगिव कर देता है बचर फॉर स्लॉटरिंग इट, यानी कि बच्चर को ये इजाजत है कि वो उसको स्लॉटर करे और उसको तरीके से खाए, लेकिन अगर उस लैम्प को मिसयूज किया जाता है, उसको तंग किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इट ब्रिंग्स कर्स ऑन द पीपल। the and yet the bad that flits at close of eve। और ऐसी बैड जो स्विफ्ट है, द स्विफ्ट फ्लाइट ऑफ बैड इन इवनिंग डार्क, तो वो क्या कहती है, हैज लेफ्ट द ब्रेन दैट वॉन्ट बिलीव। तो ऐसी स्विफ्ट लाइट ऑफ बैड इन इवनिंग डार्क इज अनबिलीविंगली सरप्राइजिंग। तो वो ब्रेन को क्या करती है,
let the brain won't believe. अच्छा, यहाँ पे ये जो bat है ना, bat is basically symbolizing the unbeliever. ठीक है, जो अनबिलीवर बिलीवर होते हैं would make you blind to spiritual realities. लिख लें बेटा, यहाँ पे जो bat है ना, bat is symbolizing the unbeliever. An unbeliever would make you blind to spiritual realities. जो अनबिलीवर्स होते हैं ना, वो आपको स्पिरिचुअल रियलिटी से बिल्कुल खाली कर देते हैं. The bad that flits at close of eve has left the brain won't be believed. ठीक है, ये जो अनबिलीवर होते हैं, ये जो हमारे शक होते हैं, हमारे जो हमारे जहन में एक शक की पोजीशन आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो ब्रेन होता है वॉन्ट बिलीव, तो हमारा ब्रेन कभी बिलीव नहीं करता. देखिए, इंसान ने जब भी कोई भी किताब पढ़नी होती है, कुरान मजीद में स्टार्टिंग में लिखा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है. अल्लाह ताला सबसे पहले शक को दूर कर रहा है कि ईमान लाओ उस किताब के अंदर. हालांकि जितने भी हमारे इवन रिजल्ट कार्ड भी आता है ना, नीचे लिखा होता है कि अगर कोई गलती हो गई या कुछ इस तरह से कुछ लिखा हुआ होता है, एरर ओमिटेड या इस तरह करके ना, और बाज़ औक़ात उसके अंदर गलती हो भी जाती है. लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में कहा है कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, और हुदल लिल मुत्तकीन और हिदायत मुत्तकीन के लिए. यानी कि कोई भी चीज़ उसको समझने के लिए सबसे पहले शक खत्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ वी आर द अनबिलीवर, ठीक है, अगर, और जो अनबिलीवर्स होते हैं वो नॉट ओनली अपने लिए मसले क्रिएट करते हैं, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी, उनके जो ब्रेन होते हैं वो कभी वो चीज़ बिलीव नहीं करना चाहते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते. तो अनबिलीवर्स इस तरह के होते हैं जिनका कोई रिलीजन बिलीफ नहीं होता. The owl that calls upon the night speaks the unbeliever fight. और ऐसे आउल्स जो कि डार्कनेस में, आउल यहाँ पे बेटा ह्यूमन काइंड को कहा जा रहा है, ठीक है, दैट लॉस्ट इन डार्कनेस. और सॉरी, आउल जो है बेटा वो ह्यूमन काइंड है जो कि लॉस्ट हो गई है इन द डार्कनेस. तो वो यहाँ पे वो कहता है द आउल दैट कॉल्स अपॉन द नाइट. नाइट यहाँ पे सेंस को कहा जा रहा है, वो एक नाइट यहाँ पे इग्नोरेंस को भी कहा जा रहा है. ठीक है, कि वो आउल दैट कॉल्स अपॉन द नाइट, नाइट देखिए कैपिटल में लिखा हुआ है नाइट जो है, तो इट मीन्स कि नाइट इज बेसिकली दैट डार्कनेस. और आउल ह्यूमन बीइंग को कहा जा रहा है, ह्यूमैनिटी को कहा जा रहा है कि ऐसी ह्यूमैनिटी जो कि अपने आप को इग्नोर रखती है, दैट लिव इन द lost world or lost in the darkness of the sin, speaks the unbelievers fright. तो वो क्या करते हैं, वो इन unbelievers fright को स्पीक करते हैं, यानी कि उन अनबिलीवर्स जो होते हैं वो हमेशा किस फीलिंग में रहते हैं, हमेशा एक फ्राइटफुल फीलिंग में रहते हैं. ठीक है, वो हमेशा एक डर और खौफ में रहते हैं. तो वो कहते हैं स्पीक द अनबिलीवर्स फ्राइट. तो वो उन अनबिलीवर्स के फ्राइट को शो करते हैं, उन अनबिलीवर्स जो कि किसी भी चीज़ पे हमारा एतमाद नहीं होता. देखिए, एक पूरा एतमाद इंसान जो होता है ना, वो एक पक्का बिलीवर भी होता है. आप खुद देखिए कि जितने भी स्ट्रॉन्ग इंसान है ना, इंटरनली स्ट्रॉन्ग, उनके बिलीव्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं. वो ऐसे शैटर्ड पर्सनालिटीज नहीं होते. शैटर्ड पर्सनालिटी हमेशा वो होगी जो कि घबराई हुई, शकों में पड़ी हुई, पता नहीं सही है गलत है, ये सही हो भी रहा है कि नहीं हो रहा. तो एक्चुअली वो जो जिनका वो कहते हैं ना बाकिरदार इंसान ही असल में जो बाएतमाद इंसान ही बाकिरदार होता है. तो सबसे पहले बाएतमाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और बाएतमाद वो होता है जो शकूक व शुबात की दुनिया से बहुत दूर होता है. वो जो काम करता है वो पूरा करता है, और जो समझता है उसको पूरा समझता है. वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा जान, और नीम इल्म जो है खतरा ईमान. ठीक है, तो वो ये वही वाली बातें यहाँ पे हो रही है. अच्छा जी, फिर वो कहता है he who shall hurt the little wren shall never be loved by man. और वो कहता है कि ऐसा wren यहाँ पे a little bird को कहा जा रहा है. तो वो यहाँ पे कहता है he who shall hurt the wren, कि वो जो कि wren को हर्ट करेगा उस वो कभी भी, यानी कि इंसान कभी भी उससे मोहब्बत नहीं करेगा. यानी कि अल्लाह ताला जो है फिर ऐसे इंसानों की दिलों से बुरे इंसान की मोहब्बत को छीन लेता है. he who the ox to wrath has moved shall never be
बी बाय वीमेन लव। और ऐसा इंसान जो कि ऑक्स को यानी कि बहुत बुरे तरीके से मिसयूज करता है। ऑक्स को आपको पता है पुराने जमाने में जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता था फॉर ट्रेडिंग एंड फॉर खेतों के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए भी, और भी बहुत सारे पर्पसेस होते थे। तो वो कहते हैं कि जो कि ऑक्स पे को जुल्म करता है, उसको उसको क्रूअल करता है या उसको अब्यूज करता है, तो उसको कभी भी कोई औरत उससे मोहब्बत नहीं करेगी। The wanton boy that kills the fly shall feel the spider enmity। और ऐसा wanton boy कहते हैं, ये जो आवारा भिड़ने वाले लड़के होते हैं उनको कहा जाता है कि ऐसा wanton boy जो कि फ्लाई को किल करता है, shall feel the spider enmity। तो वो भी फील करेगा स्पाइडर की एनिमिटी को। He who torments the shepherd's pride waves a bower in endless night। और वो जो टॉर्मेंट करता है शेफर्ड्स प्राइड को, यानी कि ऐसा इंसान जो कि अच्छा शेफर्ड्स प्राइड यहाँ पे कहते हैं बीटल गोस्ट को ना। वो कहता है कि वो जो टॉर्मेंट करता है शेफर्ड्स प्राइड को, बीटल गोस्ट को, तो वो क्या करता है, वेव्स अ बॉलर इन एंडलेस नाइट। तो वो शटर कर देता है एक बॉल को एंडलेस नाइट में, यानी कि वो अपने तमाम जो बॉल होते हैं, अपनी तमाम सोच होती है या अपना उसका सुकून होता है, वो एंडलेस नाइट में शैटर हो जाता है। द कैटरपिलर ऑन द लीफ रिपीट्स ऑन दी दाई मदर्स ग्रीफ। और एक कैटरपिलर जिसको लीफ के ऊपर मार दिया जाता है, तो वो क्या करता है, रिपीट्स ऑन दी दाई मदर्स ग्रीफ। तो वो आपकी मदर के ग्रीफ को रिपीट करता रहेगा, यानी कि मदर के ग्रीफ का बायस बनता है। किल नॉट द मॉथ नॉट बटरफ्लाई। अब ये छोटे बच्चों की बात हो रही है, जो वॉन्डर बॉय है ना उसकी बात हो रही है कि वो जो वॉन्डर बॉयज होते हैं वो क्या क्या करते हैं, वो फ्लाई को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पाइडर एनिमिटी होती है। जो शेफर्ड स्प्राइड को वो मतलब इस तरह से करेगा, तो वे ही हु टॉर्मेंट द शेफर्ड स्प्राइड, यानी कि बीटल के स्प्राइड को, यानी कि छोटी छोटी बीटल्स को बच्चे मारना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है कि फिर वो क्या होता है, वेव्स आर बोर्न इन एंडलेस लाइट। तो वो इंसान को एंडलेस नाइट में धकेल देता है। इसी तरह एक कैटरपिलर को भी बच्चे अक्सर, ये जो वॉन्टन बॉयज होते हैं, वो कैटरपिलर को भी लीफ के ऊपर मार देते हैं। तो वो कहते हैं कि वो उसके मदर के ग्रीफ का बायस बनता है। किल नॉट द मॉथ नॉट बटरफ्लाई फॉर द लास्ट जजमेंट ड्रॉथ नाइट। तो वो बच्चों से ये बात कर रहा है, वो उस वॉन्टन बॉय से ये बात कर रहा है कि ना तो किसी मौत को मारो, ना किसी बटरफ्लाई को मारो, बल्कि फॉर द लास्ट जजमेंट ड्रॉन नाइ, कि वो नहीं तो जो लास्ट जजमेंट है, ऑन द डे ऑफ जजमेंट यू विल बी you will face the dilemma। ठीक है, you will be punished। he who shall train the horse to war shall never pass the polar bar। polar bar बेटा ये जो पुल सिरात है ना उसको कहा जा रहा है, या क्रॉस द डोर टू मर्सी, इसको ट्रायल भी हम कह सकते हैं। या फिर इसको वो कहते हैं कि shall never pass the polar bar shall never cross the door to mercy। और ये जो है ना लिखा हुआ ड्रॉथ नाइ, यानी कि नियर द डे ऑफ पनिशमेंट, या वो कहता है डे ऑफ पनिशमेंट इज नॉट फार अवे। वो कहते हैं फॉर द लास्ट जजमेंट ड्रॉथ नाइ दैट इज नॉट फार अवे, द डे ऑफ लास्ट जजमेंट इज नॉट फार अवे। तो वो कहता है कि वो जो हॉर्स को वॉर के लिए, जंगों के लिए, फाइट के लिए इस्तेमाल करेगा, तो वो क्या होगा, शैल नेवर shall never pass the polar bar, shall never cross the door to mercy, या shall never pass the last trial। ठीक है, the beggar's dog and widow's cat feed them and thou will grow fat। और वो कहता है कि एक बैगर के डॉग को और विडो की कैट को जो है आप क्या करो, मतलब बैगर डॉग को और विडोज कैट को फीड करो, एंड फीड देम एंड thou will grow fat। तो तुम्हारी अपनी भी सेहत अच्छी हो जाएगी। you will grow fat। the gnat that sings high summer song poison gets from slender tongue। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ तक जो पोलर बार तक की जो बात हो रही थी ना, पीछे उसने पोलर बार की बात कर दी, तो यहाँ तक हमारी जो एक मेन जो चीज थी, यानी कि एक जिसे कहना चाहिए हमारा खत्म हो गया है, एक थीम हमारी यहाँ पे एंड होगी। अब सेकंड थीम यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, वो आ रही है हमारी आगे। ये जो हम वी गिव आर्म्स टू पुअर एंड दिस एंड दैट, ये सारी चीजें, कि जब हम बेगर डॉग को या विडो कैट उसको फीड कराते हैं, यानी कि जब हम
पुअर लोगों को आर्म्स देते हैं, उनकी हेल्प, उनको हेल्प आउट करता है, तो उससे क्या होता है, गॉड गिफ्टेड हस मोर वेल्थ एंड हेल्थ। ठीक है, हेल्थ एंड वेल्थ हमारी भी अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट तमाम आ रहे हैं ना, लाइन नंबर 43 सॉरी 45 से ऑनवर्ड्स, दैट इज बेसिकली द मलाइस और द जिसे कहना चाहिए जेलसीज, मलाइस, जेलसीज, एनिमिटी। अब इन यहाँ पे उन सारी चीजों की बात हो रही है। ठीक है, वो कहता है अब यहाँ पॉइजन, नेट्स, ये सारी चीजें क्या होंगी, पॉइजन मतलब एनिमिटी की बात होगी, जेलसी की बात होगी, इसी तरीके से हसद की बात होगी। ये सारी चीजें अब हमें आगे देखने को मिलेंगी। अब हम आगे चलते हैं, वो क्या कहता है यहाँ पे। अच्छा, द नेट्स दैट सिंग हिज समर सॉन्ग, और वो नेट्स, नेट्स बेटा कहते हैं एन इंसेक्ट हैज पॉइजनस बाइट। ठीक है, नेट ये हम खटमल होता है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ये जो नेट दैट सिंग्स इज समर, और उसकी बहुत पॉइजनस, वो एक दफा काट ले तो पूरी बॉडी के अंदर खारिश शुरू हो जाती। ठीक है, वो कहता है वो नेट जो कि सिंग करता है अपने समर सॉन्ग को, पॉइजन ब्रेड फ्रॉम स्लेंडर टंग। ठीक है, या फिर इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि वो नेट जो होता है, जो कि समर सॉन्ग में सिंगिंग का बायस होता है, जिसकी यानी कि समर सॉन्ग में एक जो नेट होता है, नॉर्मली हम जब भी समर की बात करते हैं तो उसमें नेट्स के सिंगिंग सॉन्ग की भी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेट्स एक्चुअली पॉजिटिव एस्पेक्ट के अंदर वो ले रहा है। वो कहता है एक नेट जो कि सिंग करता है अपने समर सॉन्ग को, लेकिन क्या होता है, पॉइजन गेट फ्रॉम स्लेंडर टंग। लेकिन वही नेट अगर वो समर सॉन्ग के अंदर अपनी बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजार रहा है और उसके जहन में कोई जेलसी आती है या हसद आता है, तो या एनिमिटी आ जाती है, स्लेंडर टंग है ना, तो फिर क्या होता है, उसकी स्लेंडर टंग यहाँ पे वन स्पीक इल फॉर अदर, और पॉइजन यहाँ पे मलाइस को कहा जा रहा है। तो वो जो एक नेट जो होता है वो अपने समर सॉन्ग में सिंग तो कर रहा है, लेकिन अगर उसकी स्लेंडर टंग है देन क्या होगा, उसका समर सॉन्ग भी पॉइजनस हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि वो कहते हैं ना, हसद तमाम नेकियों को खा जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो ये जो मलाइस होता है ये हमेशा हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। औरों की जिंदगी खाली बर्बाद नहीं होती बल्कि हमारी अपनी भी बर्बाद होती है। So actually that summer songs are our happy life, that is representing the happy life, and we are spending our happy life जिस तरह से हम अपनी गुजार रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, if there is some malice in our tongue or if there is hatred in our tongue, then what will be happen, our good days will be turned into the bad days। और वही अच्छे दिन जो होते हैं जिसके अंदर मलाइस आ जाता है, जब दिल के अंदर मैल आ जाता है, when our heart get polluted or our mind get polluted by the malice, then क्या होता है, हमारी जिंदगी जो होती है वो भी बुरी हो जाती है ना। जब हमें ये लगने लग जाता है कि हर कोई अच्छा है, मैं ही बुरी हूँ, सबको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, मुझे कुछ नहीं दिया हुआ, करते हैं ऐसे, होता है ना। या फिर हम एक कंपटीशन की दुनिया में पड़ जाते हैं, उसने ये किया मैंने भी करना है, तो कहीं ना कहीं अंदर ब्रेकिंग हो रही होती है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि दूसरे को ऊपर देख के अंदर अंदर जलते रहना, खुद को कोसते रहना, तो उससे क्या होता है, वो हमारे समर सॉन्ग्स भी क्या होते हैं, वो स्लेंडर टंग के अंदर तब्दील हो जाते हैं। वो जो मलाइस होता है वो हमारी तमाम जो जहनी, हमारी जो पीस ऑफ द माइंड है ना, उसको टॉर्मेंट करके रख देता है। The poisonous of the snake and newt is the sweat of envy food. Again, the theme of envy, jealousy, malice is here. अब वो कहते हैं ये जो पॉइजन होता है, स्लेंडर टंग जो है, अच्छा स्लेंडर टंग का एक और मैंने यहाँ पे लिखिएगा, वन स्पीक्स इल ऑफ अदर्स। एक ऐसा इंसान जो कि लोगों के बारे में बुरा भी बोलता है, उसकी वजह से क्या होता है, लोगों के भी समर सॉन्ग्स खत्म हो जाते हैं। अच्छा जी, द पॉइजन ऑफ द स्नेक एंड न्यूट, या पॉइजन अब जेलसी को कहा जा रहा है। वो कहता है जेलसी इज एज पॉइजनस एज एंड हार्मफुल एज द venom and fatal bite of snake and a newt. ठीक है, the poisonous of the snake and newt is the sweat of envy food.
एनवाई फूड कहते हैं इसको हम बोलेंगे बिटरनेस। एंड वाई, वो कहता है एनवाई फूड यानी कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, अब इसको जरा देखिएगा कि मैं अब इसके थोड़े मीनिंग्स आपको बताती हूँ। वो कहता है ये पॉइजन, ये जेलसी ऑफ जो स्नेक और न्यूट होता है, वो कहते हैं जेलसी इज एज पॉइजनस एंड हार्मफुल एज द वेनम एंड फेटल बाइट ऑफ अ स्नेक एंड न्यूट। ठीक है, एक जेलसी जो है वो उतनी हार्मफुल है जितनी कि एक फेटल बाइट और किसी वेनमस स्नेक की होती है। वेनमस किसे कहते हैं, एक जहरीले सांप की होती है या एक न्यूट की होती है। ठीक है, तो जेलसी उतनी ही पॉइजनस है। ये एनवाई फूड इज द सॉर्ट ऑफ एनवाई फूड। एनवाई फूड एक्चुअली यहाँ पे जेलसी को कहा जा रहा है। ठीक है, एनवाई फूड इज द जेलसी एंड इट्स एंड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जेलसी। ठीक है, तो यहाँ पे स्वेट ऑफ द एनवाई फूड, वो कहते हैं ये जो पॉइजन ऑफ द स्नेक एंड न्यूट है वो स्वेट ऑफ एनवाई फूड होता है। फिर वो कहता है द पॉइजन ऑफ हनी बी इज द आर्टिस्ट जेलसी। ठीक है, आर्टिस्ट जेलसी यहाँ पे ये जो हमारे अंदर प्रोफेशनल जेलसीज है उसको कहा जा रहा है। वो कहता है ये जो पॉइजन ऑफ द हनी बी है वो क्या है, वो आर्टिस्ट जेलसी है। ठीक है, अब पॉइजन ऑफ द हनी बी तो हनी बी है भाई, लेकिन वो कहता है हनी बी का भी जो पॉइजन है वो क्या है, वो आर्टिस्ट की जेलसी है। यानी कि हनी बी इज बेसिकली अ प्रोडक्टिव इंसेक्ट। ठीक है, उसको हम कहेंगे वो एक प्रोडक्टिव इंसेक्ट है, लेकिन अगर उसके अंदर भी एक आर्टिस्टिक जेलसी आ जाती है, ठीक है, उसके अंदर भी एक प्रोफेशनल जेलसी आ जाती है, तो दैट क्रिएट्स द पॉइजन इन हिज ओन वर्क। तो उसका अपना वर्क, उसकी क्रिएशन, उसकी प्रोडक्टिविटी वैसी नहीं होगी जस्ट बिकॉज ऑफ वो, यानी कि उसकी तमाम प्रोडक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय होके रह जाएगी। अगर एक आर्टिस्ट जो कि एक प्रोडक्टिव आर्टिस्ट है, जो कि एक गुड आर्टिस्ट है, लेकिन अगर उसके अंदर भी प्रोफेशनल जेलसी है तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को उतना ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली देखें, वैसे हमारी बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती है। मेरे मतलब लिटरली आई हैव फेस्ड दैट डिलेमा टू। बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही, बहुत अच्छी, लेकिन जब वो प्रोफेशंस में आते हैं ना, जब हमारे प्रोफेशन सेम हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को, समझ से बाहर। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि लोग फिर अजीब अजीब, वो फिर अपने एम्स एंड एम्बिशंस की तरफ फोकस नहीं करते, वो फिर दूसरे की टांग खींचने में फोकस करते हैं। तो वेन एवर वी विल डू दैट, वो कहते हैं जिनके इरादे बुलंद हो वो इन छोटे छोटे मसले मसाइल में नहीं पड़ते। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये आर्टिस्ट जेलसी होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अपने काम पे फोकस करने की। हनी बी इज बेसिकली प्रोडक्टिव आर्टिस्ट। ठीक है, एक प्रोडक्टिव आर्टिस्ट है जिसको वो हनी बी के साथ कंसीडर कर रहा है। लेकिन अगर उस हनी बी के अंदर, हनी बी यानी कि द इंसेक्ट दैट इज प्रोड्यूसिंग हनी फॉर द ह्यूमैनिटी, ठीक है, और दैट इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द ह्यूमैनिटी, ठीक हो गया, लेकिन अगर वही आर्टिस्ट जो है वो जेलसीज में पड़ जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा और गलत बातों में, प्रोफेशनल जेलसीज में पड़ जाएगा, तो फिर उसका आर्ट भी खत्म होके रह जाएगा, यानी कि उसका नाम खत्म होके रह जाएगा। फिर वो कहता है द प्रिंसेस रॉब्स एंड बेगर्स रैग्स आर टॉट स्टूल इन द मिजर्स बैग। और वो कहते हैं ये जो प्रिंस के रॉब्स होते हैं, और ये प्रिंसेस रॉब यानी कि ये जो शहजादों के कपड़े होते हैं, यानी कि शाहाना कपड़े होते हैं या उनकी रिच वो होते हैं। एंड द बेगर्स रैग्स कहते हैं टैटर्ड क्लॉथ्स, जिसको उनके फटे हुए जो कपड़े होते हैं। और टोड स्टूल ऑन मिजर्स बैग, तो ये जो है टोडस्टूल है, यानी कि ये मशरूम्स हैं, दे आर द पॉइजनस मशरूम्स ऑन द मिजर्स बैग। यानी कि ये कंजूस इंसान, मिजर्स बैग कंजूस को कहा जाता है। वो कहता है कि ये जो है ना बिल्कुल इस तरह से है, मतलब जैसे एक प्रिंसेस रॉब्स और बेगर्स रैग को वो आपस में कंपेयर कंट्रास्ट कहता है। वो कहता है ये जो प्रिंसेस एक तरफ जो है बहुत ज्यादा वेल्थ की फरावानी देखी जाती है, या प्रिंसेस रॉब्स यानी कि दिखाया जा रहा है कि जो अमीर है वो अमीर तर है इस जहान के अंदर, और जो गरीब है वो गरीब तर है। एक्चुअली दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेजर्स बैग, यानी कि वो लोग जो पैसा खर्च नहीं करते, एक्चुअली दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देम।
जो कि अपनी लग्जरीज पे तो पैसा खर्च करते हैं लेकिन किसी बैगर के रैग के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते। जस्ट लाइक अस वी आर सो मच ब्रांड कॉन्शियस कि हम किसी भी हकदार का हक नहीं अदा करते, लेकिन हम जोड़ा खरीदने में जो है ब्रांड जरूर खरीदेंगे और फिर हम कहेंगे अच्छा वाला होना चाहिए, बेशक 2000 ऊपर लग जाए। लेकिन जब किसी गरीब को हमने उसकी उजरत देनी होती है या किसी हकदार को उसका पैसा देना होता है तो हम कंसेशंस करा रहे होते हैं, है कि नहीं है? तो फिर क्या होता है, दैट इज द मिसर्स बैंक। ये होती है बेटा कंजूसी। असल कंजूसी ये नहीं है कि मैं गई हूँ दुकान पे और सेल लगी हुई है 100 रुपयों के जूतों की और मैंने जी 10 जूते वहां से उठा लिए कि 1000 का मैं एक जूता लूँ, उसकी बजाय मैंने 10 जूते ले लिए। खर्च तो फिर भी मैंने 1000 ही किया। कंजूसी ये है कि जिसका हक है ना आप उसको हक ना दे, उसका पूरी उसकी उजरत पूरी ना दे। उसकी वजह से क्या होता है, जो गरीब बंदा होता है ना वो गरीब तर हो जाता है। ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं जब उनको उजरत पूरी नहीं मिलती तो फिर क्या होता है, वो काम करना छोड़ देता है, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उसकी वजह से दुनिया में गुर्बत बढ़ती है। और इस्लाम का तरीका क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको उजरत दे दो। और दूसरी चीज ये बताई हमें इस्लाम में कि अपने स्टेटस के हिसाब से आप अपने मुसलमान भाई को उसकी उजरत दें। ठीक है, अपने स्टेटस के हिसाब से, नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। तो हम ये चीजें बेटा फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो सोसाइटी होती है उसके अंदर एक तो जेलसी बहुत ज्यादा हो जाती है, दूसरा जो रिच होता है वो रिच अमीर तरह हो जाता है, यानी कि उसके रॉब्स देखने वाले होते हैं। और जो गरीब होता है वो इतना गरीब हो जाता है कि उसके टैटूड क्लोथ्स होते हैं। तो दैट इज द डिलेमा। और हम इस चीज को कभी भी नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और फिर वो कहता है ट्रूथ दैट टोल्ड विद बैड इंटेंट बीच ऑल द लाइज यू कैन इन्वेंट। और ऐसा ट्रूथ जो कि बैड इंटेंट के तौर पे बताया जाता है, ये चुगलखोरी की बात हो रही है, यानी कि इधर की बात उधर कर देना। तो ऐसा ट्रूथ जो कि अच्छा, इसके ना लाइन नंबर 52 का एक मीनिंग और भी लिखिएगा। यहाँ पे लिखा है ना कि प्रिंसेस रॉब एंड दिस एंड दैट। अच्छा, आर टोटफुल अ मिजरली एटीट्यूड ऑफ लाइफ, लिख ले बेटा इसको। A miserly attitude of life does not pay off. A miserly attitude of life does not pay off. A miser's saving, a miser's saving help neither the miser himself nor anyone else.